Hello students, welcome to PW Nursing Wala. I am Dr. Aarti. I am your nursing faculty who teach you pediatrics. तो आज का हमारा टॉपिक है जो नए बच्चे होते हैं, तुरंत पैदा होते हैं जो बच्चे, किसी कारणवश अगर वो सांस नहीं ले पाते या उन्हें सांस लेने में दिक्कत रहती है तो उन बच्चों में जो डैमेज होता है उसे बोलते हैं बर्थ एस्फिक्सिया। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्थ एस्फिक्सिया और आगे हम पढ़ेंगे बच्चों में झटके आना, कन्वल्जन्स आना, नियोनेटल सीजर्स। तो शॉर्ट में पढ़ेंगे और इसे डील कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बर्थ एस्फिक्सिया, उससे होने वाली ब्रेन की इंजरी, जो कि टर्म आप बार बार सुनेंगे, हाइपोक्सिक इश्केमिक एनकेफेलोपैथी, जिसे शॉर्ट में हम HIE भी बोलते हैं। आगे इसकी ट्रीटमेंट में एक टर्म है थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया। डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, बस सुनना है ये टर्म हम क्या समझते हैं। थेरेपी हाइपोथर्मिया से ठंडा करके बच्चे को थेरेपी देना। और लास्टली हम बात करेंगे नियोनेटल सीजर्स के बारे में। तो बात करते हुए बर्थ एस्फिक्सिया के बारे में, बर्थ एस्फिक्सिया क्या होता है तो WHO डिफाइन करता है कोई भी ऐसा बच्चा, एनी बेबी who did not breathe after birth, जिसने सांस नहीं ली after birth, who did not breathe after birth or unable to maintain breathing after birth, एक आध बार सांस ली और फिर से डिस्ट्रेस में या एपनिया में चला गया, और unable to maintain breathing after birth, unable to maintain breathing, उसे हो जाता है बच्चे को एस्फिक्सिया। बर्थ मतलब जन्म, एस्फिक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरे शरीर में क्या क्या हानियां होती हैं। तो ये हमारा मतलब समझ में आ गया, या तो सांस नहीं ली या सांस ले ली पर उसे लगातार मेंटेन नहीं कर पाया, एपनिया में चला गया, सांस लेना रुक गया। ठीक है, तो उन बच्चों को होता है बर्थ एस्फिक्सिया। अब बर्थ एस्फिक्सिया से क्या क्या होता है वो देखेंगे। बर्थ एस्फिक्सिया से हमारा 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन अगर ब्रेन को नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो ये जो ब्रेन डैमेज होता है उसे जो टर्म दी गई है उसे बोलते हैं HIE, हाइपोक्सिक इश्केमिक एनकेफेलोपैथी। दूसरी क्या चीज हो सकती है, शरीर के और अंगों में भी वो ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो मल्टी ऑर्गन फेलियर, मल्टी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो इधर क्वेश्चन आता है मल्टी ऑर्गन डैमेज में, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है इधर कि जब बर्थ एस्फिक्सिया होता है तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन टू बी इफेक्टेड इन द बॉडी इज, तो ब्रेन इफेक्ट होता है बट सबसे कॉमन ऑर्गन जो इफेक्ट होता है, सबसे पहले जो ऑर्गन इफेक्ट होता है, फर्स्ट ऑर्गन या मोस्ट कॉमन ऑर्गन टू बी इफेक्टेड इज किडनी। ये हम याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है। बर्थ एस्फिक्सिया से सबसे पहले जिस ऑर्गन में डैमेज होती है या सबसे ज्यादा कॉमनली डैमेज होती है वो है किडनी। और क्या हो सकता है बर्थ एस्फिक्सिया के कारण, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जब हम ABG लेंगे तो उसके अंदर हमें एसिडोसिस मिलेगा, एसिड का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि बच्चे के शरीर के अंदर ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पा रही। तो ये हो गया हमारा बर्थ एस्फिक्सिया का मतलब। तो बर्थ एस्फिक्सिया से जो डैमेज ब्रेन में होती है उसे बोलते हैं हाइपोक्सिक इश्केमिक एनकेफेलोपैथी। तो इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। हाइपोक्सिक यानी डिक्रीज ऑक्सीजन, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही तो जो सारी वेसल्स हैं वो सिकुड़ गई, जिसके कारण अच्छे से खून नहीं पहुंच पा रहा तो इश्चीमिया हो गया, तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो गया तो उसकी वजह से एनकेफेलोपैथी हो गई यानी डैमेज। तो ब्रेन में डैमेज हो जाता है, तो ब्रेन में डैमेज हो जाता है तो बच्चा एबनॉर्मल हो जाता है, उसके रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल हो जाते हैं, सांस की गति एबनॉर्मल हो जाती है, प्यूपल्स की शेप एबनॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पे बस एक बात याद रखेंगे, एक क्लासिफिकेशन है जिससे हम HIE को 3 ग्रेड्स में भागते हैं। ग्रेड 1 जो कि माइल्ड होता है, ग्रेड 2 उसमें क्या क्या होता है वो जानना नहीं हमें, बस 3 ग्रेड्स में बांटते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर।
तो इस क्लासिफिकेशन का नाम है सारनाथ एंड सारनाथ स्टेजिंग। तो ये हमारे ऑप्शंस में आता है। सारनाथ एंड सारनाथ किस चीज के लिए यूज होती है? तो वो यूज होती है हमारी हाइपोक्सिक इश्केमिक एनकेफेलोपैथी के लिए। इतना ही हमें जानना है। अब इसके अंदर हमारे डिफरेंट होते हैं कि बच्चे का पोस्चर कैसा है, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, प्यूपल की शेप कैसी है, कन्वल्जन्स आ रहे हैं या नहीं। तो ये मतलब है हमारा हाइपोक्सिक इश्केमिक एनकेफेलोपैथी से। अब मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज बच्चे में अगर हमें कन्वल्जन्स आ रहे हैं बच्चे को, तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीट द सीजर्स, अगर बच्चे को सीजर्स आ रहे हैं। इसी के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट लेटेस्ट रिसेंट पास्ट में कुछ साल हो गए हैं अब जो ट्रीटमेंट यूज की गई है उसे बोलते हैं थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया। थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया। थेरेप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट देना, और किस चीज से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं? बच्चे को ठंडा करके। तो ट्रीटमेंट किस चीज से दे रहे हैं? थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया, बच्चे को ठंडा करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इस ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देते हैं? तो ये ट्रीटमेंट में हम टेम्परेचर रखते हैं। इट इज कूलिंग ऑफ द बॉडी। इट इज कूलिंग ऑफ द बॉडी। जो बच्चों में डैमेज हुआ होता है उनकी बॉडी को ठंडा करना। किस किस टेम्परेचर के बीच में रखते हैं? टेम्परेचर कहाँ तक ठंडा करते हैं बच्चे को? नॉर्मल हमने पढ़ा था बॉडी टेम्परेचर है 36.5 टू 37.5। तो इसमें टेम्परेचर हम पहुंचाते हैं 33 टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया, बच्चे को ठंडा करना। और इसकी हमारी प्री रिक्विजिट क्या है? किन बच्चों में हम ये करते हैं? ये हम करते हैं विदिन 6 आवर्स। विदिन 6 आवर्स पैदा होने के बाद HI ग्रेड 2 या 3 है तो करते हैं। ठीक है, 2 या 3 है तो करते हैं। और बच्चा 2 किलो से ऊपर का होना चाहिए, 36 हफ्ते से ऊपर का होना चाहिए। इतना सब हमें याद नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया है। बस जानना ये है कि अगर सीवियर हाइपोक्सिक इश्केमिक एनकेफेलोपैथी है तो उसमें एक तरह की ट्रीटमेंट है जिसे बोलते हैं थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया। बच्चे को ठंडा कर देते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है बच्चे पे? It decreases the damage, decreases damage in the brain, decreases damage in the brain। जो हाइपोक्सिक और इस्केमिक एनकेफेलोपैथी की वजह से ब्रेन में डैमेज हो रहा है, सेल्स का मर रहे हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो सेल्स का मरना डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज एपोप्टोसिस ऑफ द सेल्स, एपोप्टोसिस डिक्रीज कर देता है। तो बस इतना पता होना चाहिए। टर्म है थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया, HI की ट्रीटमेंट में यूज होती है और ये सेल्स का डैमेज डिक्रीज कर देती है। बॉडी को हम ठंडा करते हैं इसके अंदर। अगला आते हुए नियोनेटल सीजर्स, बच्चे में जो झटके आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत टाइप्स के नियोनेटल सीजर्स होते हैं बच्चों में। कॉमनली होते हैं सबटल सीजर्स। ठीक है, सबके नाम नहीं याद रखने, बस सुनते जाइए। सबटल, क्लोनिक, टॉनिक, मायोक्लोनिक, ये सब तरह के सीजर्स बच्चे में हो सकते हैं। पर सबसे कॉमन सीजर्स कौन से हैं उनका हमें नाम पता होना चाहिए, क्योंकि उस पे आया था क्वेश्चन। तो बच्चों में सबसे कॉमन सीजर्स है सबटल सीजर्स। सबटल का अगर हम हिंदी टर्म जानेंगे तो सबटल का मतलब होता है आराम, बहुत ही ठहरे हुए। सबटल बहुत दिखते नहीं है, ठहरे हुए होते हैं। तो जब हम राउंड्स पे जाते हैं तो बच्चा कुछ चीजें लगातार कर रहा होता है, तो वो हमें लगता है नॉर्मल है। बट अगर हमारी दिमाग को पता है कि ये एक तरह के सीजर्स हैं तो हम उसे पहचान पाएंगे, रिपोर्ट कर पाएंगे। तो क्या क्या बच्चा कर सकता है? तो लिप स्मैकिंग मूवमेंट, कंटिन्यूअस कर रहा है, हमें दिख रहा है कंटिन्यूअस कर रहा है, तो वो एक चीज है। ठीक है, तो सबटल सीजर्स में क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है लिप स्मैकिंग मूवमेंट्स, लिप स्मैकिंग। दूसरी चीज क्या हो सकती है? सबटल सीजर्स और किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं? साइक्लिकल मूवमेंट्स, लगातार बच्चा ऐसे ऐसे ऐसे, या लगातार बच्चा एक ही डायरेक्शन में हाथ पैर एक साइड के घुमाए जा रहा है। मम्मी कह रही है रो रहा है, भूखा है, बट नहीं, हमारी आंखों को पता है रोता हुआ चिड़चिड़ाता हुआ बच्चा ऐसे नहीं करता। और जब हम इसकी बच्चे को SpO2 मॉनिटर से कनेक्ट करेंगे तो बच्चे के अंदर हमें हाइपोक्सिया भी मिल सकता है। ठीक है,
दूध लगाने पे भी बच्चा चुप नहीं होगा, ये मूवमेंट्स चलती रहेंगी। तो साइक्लिकल मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड फुट, तो इन्हें हमें ध्यान देना है। कभी भी कोई मदर हमारे पास कंप्लेन के साथ आई तो इसमें केस सिनेरियो क्वेश्चन कैसे आएगा? आ सकता है कि देयर इज अ न्यूबॉर्न बेबी, 2 days old baby, mother came to you, complains of that the child is not feeding well and is continuously moving the feet in one direction। तो हम कहेंगे कोई नहीं जाओ जाओ दूध पिलाओ, अच्छे से पिलाओ, टॉप फीड करा दो, शायद भूखा होगा। नहीं, हम जाके बच्चे को देखेंगे। तो ये जो कंटिन्यूस साइक्लिकल मूवमेंट्स हैंड और लेग्स की है, ये एक तरह के सीजर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम सबटल सीजर्स। अब सीजर्स की कॉजेज क्या क्या होते हैं बच्चों में? तो सीजर्स का सबसे कॉमन कॉज है बच्चों में HIE, जो हमने पढ़ा था, हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपैथी। 50 to 60% में ये कॉज होता है बच्चे में कन्वल्जन्स आने का। और क्या कॉजेज हो सकते हैं? मेटाबॉलिक कॉजेज। मेटाबॉलिक कॉजेज में क्या क्या आ सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। तो बहुत कॉमन है कि बच्चे का खून में शुगर कम हुई और बच्चे ने कन्वल्जन से प्रेजेंट किया। हाइपोगैल्सीमिया भी हो सकता है, कैल्शियम कम होने की वजह से बच्चा कन्वल्जन्स में प्रेजेंट कर सकता है। तीसरी क्या चीज है? सेप्सिस। अगर इन्फेक्शन है बच्चे में, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस जो हमने पढ़ा था, 2 तरह के होते हैं सेप्सिस, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस और लेट ऑनसेट सेप्सिस। अर्ली ऑनसेट सेप्सिस 72 घंटे 72 आवर्स से पहले निमोनिया की तरह प्रेजेंट करता है। लेट ऑनसेट सेप्सिस 72 आवर्स के बाद, एंड उसमें कॉमन प्रेजेंटेशन होती है मेनिंजाइटिस। और सेप्सिस कैसे हो सकता है? टॉर्च, माँ के पेट में टॉर्च इन्फेक्शन होना, वो बच्चे भी कन्वल्जन्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और कौन से बच्चे कन्वल्जन्स के साथ? और क्या कॉजेज हो सकते हैं? डिलीवरी के वक्त या प्रीटर्म बेबीज में हैमरेज हो जाना, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाना, जिसे बोलते हैं हम IVH, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, जो कि प्रीटर्म बेबीज में देखी जाती है। उन बच्चों के अंदर भी हमें ब्लीडिंग मिलती है, ठीक है। प्रीटर्म बेबीज में जो ब्लीडिंग मिलती है उसके कारण बच्चों को झटके आ सकते हैं। और क्या कॉज हो सकता है बच्चों में झटके आने का? ब्रेन एनोमलीज, ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चरल एनोमली है उन बच्चों में भी झटके आ सकते हैं। स्ट्रक्चरल एनोमलीज इन द ब्रेन, ठीक है, स्ट्रक्चरल एनोमली है अगर बच्चे में तो भी झटके आ सकते हैं। तो ये कॉमन कारण है झटके आने का। HIE, मेटाबॉलिक कॉजेज, इन्फेक्शंस, ब्रेन में डैमेज या ब्रेन में ब्लीडिंग। तो दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ नियोनेटल सीजर्स। अब झटके भी देख लिए, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट के लिए हमेशा हमें याद रखना है, जब भी कोई कन्वल्जन का बच्चा होता है तो सबसे पहले हमें बच्चे को स्टेबलाइज करना होता है। TABC, स्टेबलाइज द चाइल्ड, ठीक है। मुंह में कुछ नहीं डालना होता बच्चे का, दूध नहीं पिलाना होता। क्या करना होता है? TABC की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरली हमने ABC पढ़ा है ना, बड़ों में ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, पर बच्चों में T भी आ जाता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, मेंटेन द टेम्परेचर। बच्चे को रेडिएंट वार्मर में ले लिया मेंटेन करने के लिए। उसके बाद एयरवे, एयरवे पेटेंसी मेंटेन करनी है। ऑक्सीजन लगा दिया बच्चे को, अगर बच्चे का एयरवे मेंटेन नहीं हो रहा, हो सकता है वेंटिलेट करना पड़े। फिर ब्रीदिंग, एयरवे मेंटेन करने के बाद देखेंगे बच्चा स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर पा रहा है या हमें सपोर्ट देना है। और अगला है सर्कुलेशन, देखना बच्चे को कि सर्कुलेशन नॉर्मल है या नहीं। अगर एबनॉर्मल है तो IV फ्लूइड्स अटैच करना, अगर प्रेशर्स कम है तो हो सकता है हमें डोपामीन देना पड़े बच्चे को। तो पहले TABC हमने मेंटेन कर लिया। अगला काम क्या करेंगे हम? वी विल करेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसे करेक्ट करेंगे, या फिर अगर हाइपोकैल्सीमिया है तो उसे करेक्ट करेंगे। पहले हम मेटाबॉलिक चीजें करेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटी कन्वल्जेंट, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन स्टार्ट करेंगे।
अब इसमें आपका क्वेश्चन दो जगह पे आया हुआ था कि कौन सी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन सबसे न्यूबॉर्न्स में कॉमनली यूज होती है। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट बच्चों में होती है वो होती है फेनिटोइन, पर न्यूबॉर्न्स में जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट होती है वो होती है फिनोबार्बिटोन। क्या होती है? फिनोबार्बिटोन। तो ये याद रखेंगे। तो ये आया था द चॉइस ऑफ ड्रग फिनोबार्बिटोन। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। अब जो लेटेस्ट कुछ गाइडलाइंस आई हैं उसमें अगर फिनोबार्बिटोन ऑप्शन में है तो फिनोबार्बिटोन, बट अगर फिनोबार्बिटोन नहीं है ऑप्शन में तो कुछ गाइडलाइंस में एक नई ड्रग आई है बहुत टाइम, मतलब लिवर्टेरासेटैम। तो लिवर्टेरासेटैम भी इज कॉमनली यूज्ड इन द न्यूबॉर्न्स एज अ फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ड्रग्स। तो अब फिनोबार्बिटोन हमने दे दिया। फिनोबार्बिटोन के बाद अभी भी कन्वल्जन्स आ रहे हैं बच्चे में, तो हम क्या देते हैं? देन वी मूव ऑन टू फेनिटोइन। इसमें उल्टा है, ये याद रखना है, एडल्ट बच्चों से डिफरेंट है। फिनोबार्बिटोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक है, फिनोबार्बिटोन के बाद फेनिटोइन दे दिया, फेनिटोइन से भी सही नहीं हो रहा तो देन वी गो ऑन टू द क्लास ऑफ ड्रग्स ऑफ फ्लोराजिपैम एंड मिडाजोलैम, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन्स जो हम बच्चों में देते हैं। मीनवाइल जब एक बार बच्चा स्टेबलाइज हो गया तो उसके बाद हम ईईजी करते हैं बच्चे का कॉज फाइंड आउट करने के लिए। हो सकता है हमें लंबर पंक्चर करना पड़े, इन्फेक्शन अगर मेनिंजाइटिस हमें कॉज लग रहा है। नेक्स्ट हम पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से सोनोग्राम कर सकते हैं, सर की सोनोग्राफी कर सकते हैं, ब्लीडिंग अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सारे कॉजेज रूल आउट हो गए हैं। तो कहीं बारी एक कुछ अनकॉमन इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं जिसके लिए हमें बच्चे को इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने बच्चों का देखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा हाइपोक्सिया से क्या हम समझते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया से क्या समझते हैं, मोस्ट कॉमन ऑर्गन किडनी होता है, ब्रेन में जो डैमेज होता है उसे टर्म दी गई है HIE, हाइपोक्सिक इश्केमिक एन्केफेलोपैथी। उसके अंदर सारनाथ एंड सारनाथ स्टेजिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने बोला कि थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया भी यूज करते हैं HIE के बच्चों के अंदर। और लास्टली नियोनेटल कन्वल्जन्स, नियोनेटल सीजर्स, मोस्ट कॉमन टाइप सबटल सीजर्स हैं और ड्रग ऑफ चॉइस फिनोबार्बिटोन है। अगर फिनोबार्बिटोन ऑप्शन में नहीं है तो लेवेटिरासेटैम है। और सबसे पहले हम TABC करेंगे, फिर मेटाबॉलिक करेक्ट करेंगे, फिर एंटी एपिलेप्टिक शुरू करेंगे और फिर ग्रेजुअली पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे वंस द चाइल्ड हैज बीन स्टेबलाइज्ड। थैंक यू।